Hello student, this is Sushil Kumar Sharma and you are watching Maths मेरा जुनून। So आज हम लेके आए हैं सेट। किसका सेट लेके आए हैं? 3 चैप्टर्स का सेट लेके आए हैं। एंड ये 3 चैप्टर्स का सेट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये फाउंडेशन है। आप मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को जब आप डील करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वेदर इट इज IIT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि फंक्शन सेट्स की कुछ चीज़ें आ जाती हैं और क्वेश्चन को टफ कर देते हैं। जैसे सेट्स आता है प्रोबेबिलिटी में, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी आप बेटर तरीके से कर सको। और ये सबसे छोटा चैप्टर होता है, इजी चैप्टर होता है, बट इसके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें समझना जरूरी है। ये मुफ्त के मार्क्स देते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी गया पेपर में तो इजी क्वेश्चन आता है। इवन मैक्सिमम कंडीशन में फंक्शन के अगर अकेला फंक्शन आता है तो आसान आता है। फंक्शन अकेला आएगा तो आसान आएगा। तो भाई जो भी इसके प्रोबेबल टॉपिक्स है वो कवर होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर किसी के साथ आता है ना तो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि उस क्वेश्चन को तोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको बेस देगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ये भी सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे गेस किया जाता है, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो कर्व बन रहा है वो कर्व लगभग किस तरीके का होगा, सो दैट क्वेश्चन की हम बारीकी को, डेप्थ को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे आपके CBSE बोर्ड से, बेसिक बोर्ड से, क्योंकि UP CBSE बोर्ड तो अब सेम हो चुका है। तो बेसिक बोर्ड से शुरू करेंगे और इस लेवल को उठा के हम IIT JEE तक लेके जाएंगे। IIT JEE के हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीटली पढ़ते हो तो आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो लगने आसान होने लगेंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जुनून मैथ्स करने का। तो हम शुरू कर रहे हैं सेट से। सेट क्या है? सेट इट इज कलेक्शन। सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा है? ये सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। कैसा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यार वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा ना। तो जैसे सेट की बात करी जाएगी, अगर मैं कहता हूँ कि अब इस टॉपिक को समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। अगर मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत देखते हो, सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के सेट ऑफ प्लेयर्स बताना है। तो आप फटाफट जो भी प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम में रहे हैं, है ना, ठीक है, नेशनल लेवल पे, उन सारे इंडियन क्रिकेट टीम में नेशनल लेवल की ही बात हुई जो कि इंटरनेशनल के लिए खेलते हैं। तो आप क्या करोगे? आप फटाफट उन सारे प्लेयर्स का नाम लिख दोगे। आसान है, ये चीज़ बताना आसान है। लेकिन मैं यही अगर दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ कहता हूँ कि टेल मी द सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, tell me the set of best players of Indian cricket team, ठीक है। तो भाई गड़बड़ होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स की बात करिए तो मैं बेस्ट 2 प्लेयर्स अगर मैं लूँ, 2 प्लेयर्स, तो कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। देखो भाई चॉइस की बात कर रहा हूँ इसमें, है ना, ठीक है। कुछ लोग क्या लेंगे? नहीं, मतलब मान लिया किसी एक से पूछते हो कि बेस्ट प्लेयर तुम्हें कौन लगता है, तो क्या देगा? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। B से कहते हैं तो क्या कहेगा? हो सकता है कहे कि नहीं, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, ठीक है ना। तो मान लो सी से पूछेंगे तो सी ये कह सकता है कि नहीं नहीं ये भी नहीं,
सचिन हो सकते हैं, और फिर इसके अलावा वो किसी और का नाम ले सकता है, सौरभ, सौरभ दा, ऐसे कहीं के ये लोग नाम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग इंसान की बात करी जा रही है, तो अलग अलग इंसान। अच्छा ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यार ब्रेसेस लगा रहा हूँ। तो यार जब भी आप कोई सेट लिखते हो तो उसको ब्रेस के अंदर इंक्लोज करना होता है आपको, है ना, इसीलिए मैं ब्रेसेस लगा रहा हूँ। तो ये 2 क्रिकेट टीम प्लेयर का नाम मैं लिखे जा रहा हूँ। ये वो हैं जो कि बेस्ट प्लेयर्स हैं, है ना। तो हमने 3 लोगों से, एक आदित्य भाई से हमने इन्फॉर्मेशन लिया, तो उन्होंने कहा राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर द बेस्ट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। बी से मैंने पूछा तो बी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर और कपिल देव, मतलब यही हमको सबसे अच्छे प्लेयर लगते हैं। सी से हमने पूछा तो उसने कहा सचिन तेंदुलकर और सौरभ दा। क्या मतलब कि अलग अलग लोग का अलग अलग विचार, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो कहीं न कहीं अगर मैंने ये सेट बोला कि सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि जितने लोगों से ये सेट बनाने के लिए कहा जाएगा वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आप क्या करोगे, वो जितने अपने इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन सारे प्लेयर्स का आप नाम लिखना शुरू कर दोगे, और ये बात तय है कि उन्हीं का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्लास है, देयर इज ए क्लास में मान के चलो 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपसे कहा गया कि राइट द नेम ऑफ ऑल द बॉयज, है ना, सेट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ क्लास, यार क्लास भी फिक्स है ना, क्लास भी फिक्स है, और तुम फटाफट सारे बॉयज का नाम लिख सकते हो, है ना। तब ब्रेसेस शुरू करोगे, लिखोगे आदित्य, सुमित, सत्यम, ऐसे करके सबका नाम लिखते जाओगे, और कहीं ना कहीं जितने क्लास में बच्चे होंगे, स्टूडेंट मतलब लड़के होंगे, उन सारे लड़कों का नाम आप फटाफट लिख लोगे। ये सब क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा अगर मान रहे हैं कि इसके लिए मैं कहूँ, है ना, इसके लिए मैं अगर कहता हूँ किसी और को, मान रहे हैं ऐसे आप क्लास में, अगर मान रहे हैं मैं इंग्लिश सर को कहूँ, कहता हूँ कि इंग्लिश सर से सर इस क्लास में जितने बॉयज़ हैं उन सबका नाम लिखिए, तो भी यही नाम लिखेंगे। अगर मैं साइंस सर से कहता हूँ, फिजिक्स वाले सर से, तो वो भी यही नाम लिखेंगे। अगर मैं केमिस्ट्री वाले सर से कहूँगा तो वो भी यही नाम लिख के लाएंगे। और क्लास के मॉनिटर से कहूँगा तो वो भी इन्हीं बच्चों का नाम लिखेगा क्योंकि यही बॉयज़ हैं उस क्लास में। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि राइट टू स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी दिस इज सेट ऑफ 2 स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मैं ऐसा पूछता हूं। तो इसका मतलब ये जो सेट है क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और सबका इंफॉर्मेशन सेम होगा, इसलिए वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि इसका डिमार्केशन फिक्स है कि भाई यही है, यही लोग हैं, उसका डेफिनेशन फिक्स है ना। बॉयज हैं तो यही बॉयज हैं क्लास में। लेकिन इसका डेफिनेशन देखा जाए तो सेट ऑफ 2 स्मार्ट स्टूडेंट, अगर मान लें आपके इंग्लिश टीचर आते हैं क्लास में, इंग्लिश टीचर, तो किसको चूज करने वाले हैं? इंग्लिश टीचर आएंगे तो मान लें चूज कर लिया सत्यम को, ठीक है। फिर फटाफट किसी दूसरे को चूज कर लिए, मान लें आदित्य को चूज कर लिया, 2 बच्चों को चूज कर लिया। अच्छा क्यों चूज किए इन 2 बच्चों को? क्योंकि ये 2 बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और नए नए क्वेश्चन पूछते हैं, और किसी भी एसेज आदि का आंसर बहुत अच्छे से देते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं इनके इंग्लिश से, यानी उनके हिसाब से दे आर द स्मार्ट स्टूडेंट। तो फिर मैथ्स वाले टीचर से बोला गया कि सर आप एक काम करिए, इस क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट्स का नाम बताइए। तो मैथ्स वाले टीचर कहेंगे कि आदित्य इज वेरी गुड इन मैथ्स, फाइन। फिर कहेंगे और दूसरा, तो मान लें उन्होंने कहा आकाश, तो इसका मतलब क्या हुआ?
तो आपके मैथ्स टीचर को बोला जाएगा भाई किसी दो बच्चों का नाम, स्मार्ट बच्चों का नाम बताइए, तो फटाफट नाम देंगे आदित्य और आकाश। व्हाट डज इट मीन? वो ये देखेंगे आदित्य और आकाश मैथ्स में तेज है, ये नए नए क्वेश्चंस लगातार पूछते रहते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए स्मार्ट है। ठीक है, तो मैथ्स टीचर ने अलग नाम बताया, इंग्लिश टीचर ने अलग नाम बताया। तो भाई कहने का मतलब, इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये सेट डिफाइंड नहीं है, इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है, बस कोई कुछ भी नाम बोल सकता है, अलग अलग डेफिनेशन सबका है, तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास कहा गया तो फटाफट जो भी बॉयज हैं क्लास में, कोई भी आएगा तो किसी से कहेगा सारे बॉयज का नाम लिखे, तो सारे बॉयज का नाम पूछ के लिख दें। भाई कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है ना, तो इसी को है ना, और दूसरा एंड ऑफ सेम टाइप, collection of well-defined objects of same type is called set. Collection of well-defined objects of same type is called set. तो सेट यही होता है। अब सेट तो आप समझ गए, सेट के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और तो आज इसमें मेनली हमें डिस्कस यही करना है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसको हम कैसे, अब सेट को कहीं कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, पहला सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, और दूसरा रोस्टर या टेबलर मेथड कहते हैं। तो सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में ऐसे लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ये सारे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर हम कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर को ही कह रहा है बस, है ना। तो इसको देखा जाए दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन नेचुरल नंबर को एक तरीका ये है कि हम कहेंगे दो ब्रेसेस का यूज करके उन सारे वैल्यूज को अंदर लिख देते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि उनकी प्रॉपर्टी का यूज करके, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x जो है नेचुरल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। लेट अस स्टार्ट। सेट ये क्या है, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप देखोगे बस रूप बदल गया है, करते आप थे ब्रेसेस, हमने क्या बनाया, इसे ब्रेस कहते हैं, ब्रैकेट ब्रेस, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इंफिनिटी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी क्या है, सेट ऑफ लेट्स से व्हाट टू से इंटीजर्स, हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं बी को। तो इसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0 से 1 +2 +3, और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। देखो यार 10th में ये पढ़े थे आप, ठीक है ना। तो याद तो मैंने कह दिया ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, कह दिया हमने, लेकिन ये बताने के लिए नेम दिया, लेकिन इसका एक होता है ना, एक नाम दे देना है, और एक होता है कि होता है नाम इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एल से डिनोट किया था। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया था। ठीक है, और फिर एक और सेट लेते हैं सी में भी एक सेट लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फटाफट आप समझोगे, हाँ ये तो बहुत आसान है सर, 0 1/2 1/2/5 पता नहीं क्या क्या सारे नंबर, -1/2 -1 जो भी 2/5 ऐसे करके, इधर भी बहुत सारे, मतलब फ्रैक्शन वाले पूरा पार्ट ले लो। सेट ऑफ रेशनल नंबर है, लेकिन इसको ऑफिशियली मतलब सरकारी तौर पे क्यों बोला जाता है, जब क्यों बोला जाता है तो मैं क्यू डैश भी लिखूंगा। तो ये क्या है, दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी होता है। अच्छा, नए नए सेट आएंगे, है ना।
नया सेट क्या आ रहा है, लेट अस सी द न्यू सेट्स। जो नया वाला सेट आ रहा है वो ये है, जानते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यार सेट ऑफ रियल नंबर्स की हम बात करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में हर तरह के नंबर आते हैं, कहीं ना कहीं ये सेट लिखने के लिए तो आप समझ लो कि अगर एक नंबर लाइन खींचते हो, नंबर लाइन पे जिन जिन नंबर को डिनोट कर सकते हो, है ना, ठीक है ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। बताया गया आपको, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें कुछ 1/2 भी आ जाएगा, इसमें 1/4 भी आ जाएगा, और इसमें √2 भी आएगा, इरेशनल नंबर है। इसी लाइन में √3 भी आता है, इरेशनल नंबर है। तो इधर कहीं ना कहीं -√2 भी आएगा, और इधर क्या होगा, -√3 भी आएगा। तो सारे कलेक्शन लिख लो, -3, -2, 1, सॉरी, -√3, -√2, 1, -1, 0, है ना, 1/4, 1/2, सब 2, 3, बहुत सारे नंबर्स हैं, लिखते जाओ। सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, पढ़ चुके हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ चुके हो। रियल नंबर आप पढ़ते थे, उसका एक साथ सेट बना दो तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 6 बिलोंग्स टू एम। अगर मान लो मैंने एक सेट ए बनाया, इसमें कुछ ही नंबर लिखा, 1, 1/2, 1/4 और 1/9, ठीक है। मैंने कहा कि 1/4 बिलोंग्स टू ए। समझने वाली बात क्या है कि 1/4 जो ए वाला परिवार है उसके घर का एक सदस्य है, लेकिन इसको गणित की भाषा में बोला जाता है 1/4 बिलोंग्स टू ए। इसका सीधा मतलब यही है कि इसके घर का एक सदस्य है, बस इसका मतलब यही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं, अगर मैं इसी चीज को दूसरे वे में बोलता हूं, सुनो सुनो ध्यान से, मैं ऐसा बोलता हूं कि एक मैं लेके आया नंबर 1 था, या मान के चलो 2 था, मैंने उसे बोरी में पैक कर दिया। अब 2 दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना आपको, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब मैं कहता हूं कि ये इस बोरी के अंदर जो बंदा है ना, है ना, इस बोरी का नाम ए रख देते हैं। इस बोरी के अंदर जो बंदा है ना, वो नेचुरल नंबर के घर का सदस्य है, यानी दिस बोरी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कहोगे दिस बोरी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। या ये कह सकते हो, ये जो बोरी का नाम है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात भी कह सकते हो। यानी यार इसका मतलब जो ही मैं कहूँगा कि ये जो बोरी है ना, बोरी में जो भी सदस्य है वो नेचुरल नंबर में से है, तो आप कुछ बातें समझ जाओगे, यार नेचुरल नंबर में से है तो इन्हीं में से कोई होगा, इतना समझ जाओगे। भाई नेचुरल नंबर को आप जानते हो क्या है, तो आप कहोगे अच्छा इसी में से कोई होगा। तो अगर जनरल तौर पे सेट्स में बोला जाता है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने ये बात कह दिया, और फिर मैंने ऑप्शन दिया कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। 5, यानी ए = 5, ए = 1/5, ए = √5, कौन सी बात सही है? तो आप बताओ ना यार, नेचुरल नंबर के घर का है, ये नेचुरल नंबर घर का है, नहीं, ये नेचुरल नंबर घर का है, नहीं, ए की वैल्यू यही पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ए की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू 5 और 7 के बीच में है, ठीक है। या मैं कह दूं ए की वैल्यू 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच के जितना है ये सब ए है। तो ए इज बिटवीन 5 to 10, 5 से 10 के बीच के नंबर जो है वो ए है, ए है, हाँ ए है। लेकिन ए की खासियत है इट इज नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब इसके बीच में जितने नेचुरल नंबर उसको उठा लो। तो इसके बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से है, इसके बीच में नेचुरल नंबर कौन से है, 6, 7, 8, 9, ये 4 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए के वैल्यूज अगर देखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 और 9। समझ में आया?
ये बस समझाने के लिए क्वेश्चन में लिखा हूँ, जैसे कि ये सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं लिखा हूँ 1/3 बिलोंग्स टू ए, बात सही है क्या? तो ए में 1/3 है ना, तो बिलोंग करता है, बात सही है। दूसरा मैं बोलता हूँ 1/2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 1/2 सेट में है, हाँ ये बात सही है। तीसरा लिखा है 1/5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या 1/5 इसमें है? नहीं है, यानी ये बात गलत है। गलत है कि नहीं? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब 1/5 जो है ना ए में नहीं है। अच्छा 10 ए में है क्या? देखो ए में 10 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसको ऐसे डिनोट करोगे 10 डजंट बिलोंग टू ए। तो इसका मतलब क्या है? 1/3 1/2 ए में है, लेकिन 1/5 और 10 ए में नहीं है। तो ए में नहीं है, इसको डिनोट करने का तरीका ये है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो यहाँ पे मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेट बिल्डर मेथड, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है। इस फॉर्म में क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। इस फॉर्म में क्या करते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रॉपर्टी और रूल। कोई रूल से हम कहेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए है, ए एक सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ब्रेस में लेंगे, एक्स लिखेंगे और ऐसे 2 डॉट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इज सच दैट, क्या है एक्स? प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बाय विच इट बिलोंग्स टू ए, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देते हो। लेट्स सी हाउ डू वी राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज सच दैट, ठीक है ना। अब किसके लिए लिखेंगे? हम हर क्वेश्चन के लिए लिखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? ये नेचुरल नंबर है यार, कुछ नया नहीं है। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर, हो गया। एक्स नेचुरल नंबर का, अगर ये बात कह दिया मतलब समझो ये लिख दिया मैंने, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी है, तो आप समझ, कोई भी देखेगा समझ जाएगा नेचुरल नंबर मतलब यही वाली बात कह रहे है ना। तो आप दूसरे को भी देख लो, इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले एक्स इज सच दैट लिख लो। एक्स इस प्रकार है, कैसे है? तो कुछ ऐसा है। ये क्या है? आप नंबर देख सकते हो, एक इवन नंबर है कि नहीं? इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है तो आप क्या कह सकते हो? एक्स इज एन इवन नंबर, कह सकते हैं कि नहीं? तो हो गया ना, मैंने प्रॉपर्टी लिखी कि नहीं? अच्छा, प्रॉपर्टी जब मैंने लिखा तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम इसे ऐसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2n, एक्स इक्वल टू 2n लिखा जी, एक्स इक्वल टू 2n लिखा, हाँ एक्स इक्वल टू 2n लिखा, वेयर जहाँ n इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा यार? आप सोचो कि अगर n, ये क्या है? n एक नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल तो होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है नेचुरल। हाँ जी ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर कोई है और सारे नेचुरल नंबर में आप 2 से गुणा कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10, ऐसे चलेगा कि नहीं ये नंबर? तो इसमें सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर ऐसे चलने लगा। तो ये क्या है? यही तो इवन नंबर है, आप समझ पा रहे होगे, यही तो इवन नंबर है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको डिनोट करने का तरीका क्या किया? हमने 2n लिख दिया और n को नेचुरल नंबर है। तो ऐसा लिखने से, इस तरह लिख के भी मैंने ये बता दिया कि हमने ऐसा भी लिख के ये बता दिया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, और ये जो चीज़ें ना कोई नई नहीं है, आप करोगे तो आ जाएगा। नेचुरल नंबर करोगे यार, तुम खुद जानते हो कि इवन नंबर क्या होता है। तो जब 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर चाहिए तो सारे नेचुरल में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, या 2 का टेबल, 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 2 का टेबल होना चाहिए। अगर सब में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा टेबल आएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n नेचुरल नंबर है और सारे n में हम 2 से गुणा कर दें तो वो जो है इवन नंबर हो जाएगा, है ना। ऐसी ही चीज़ है। आप जस्ट तीसरा देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को आप देखो। थर्ड पार्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिखते हैं
थर्ड पार्ट को प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखेंगे तो x इज सच दैट, हो गया ना। ए क्या है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। समझ गए होगा आप, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, और सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। तो देखो यार यही कलेक्शन है ना, मिला लो, सेम कलेक्शन है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस कलेक्शन को हमने इसके प्रॉपर्टी से डिनोट किया है ना। तो जनरल तौर पे इसी मेथड में आपको नंबर लिखे हुए मिलते हैं, इनको देख के आपको पहचानना होता है कि ये क्या कह रहा है ना। तो पहले तो ये समझते हैं हम किसको इस रूप में लिख रहे हैं, और फिर ये भी समझेंगे कि इस रूप में लिखा है तो वो है क्या। ये बात हमें साथ साथ समझना पड़ेगा, है ना। तो इतना समझ गया तो लेट अस डू वन गुड क्वेश्चन। एक गुड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप एक और चीज देख सकते हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट सेट किस फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। तो अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देख लो 1/2 2/3 3/4। इस नंबर की खासियत है कि 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सेट बिल्डर का तरीका हमने बताया। तो सपोज अगर इसे सेट ए लेते हैं तो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट। अब प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे यार, ये सारे नंबर्स को आप ध्यान से देखो, सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं। जो नंबर्स ऊपर नीचे यूज हुए हैं सब नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं, सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक n लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर है, ये बात समझ में आई। एक n लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर है, ले लिए एक n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इसे कहेंगे n ऊपर वाले को, और नीचे वाले क्या कहेंगे n+1। ठीक है ना। तो अगर मान लें कोई नेचुरल नंबर ऊपर 4 ले रहे हो तो नीचे क्या हो जाएगा, n+1 यानी 5। अगर ऊपर 7 ले रहे हो तो n+1 नीचे यानी 7+1 8 हो रहा है कि नहीं। अगर ऊपर 2 ले रहे हो तो नीचे क्या हो जाएगा, 2+1 3। अब देखो ये डिनोट कर रहा है ना, x इज सच दैट n/n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो कहीं कि इस सेट को डिनोट करने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा आप लिखे हो, लेकिन इस सवाल को हम चेंज कर सकते हैं। सवाल को कैसे चेंज करेंगे, लेट अस सी। मैं सवाल को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। इसी सवाल को, ये हो गया सवाल, रेस्ट्रिक्ट हो गया। कैसे लिखेंगे, तो अब इस सेट को कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे यहाँ n+1 लिखेंगे। ये बात भी ठीक है, पक्का, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या लिखेंगे, इसके अलावा एक और चीज़ हमें लिखना है। क्या लिखना है ना, कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके अलावा एक और बात लिखनी है कि आप सोचो कि n की वैल्यू 7 से कम हो, तो n की वैल्यू 7 से कम होने का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 7 से कम होने का मतलब, है ना। आपसे पूछूंगा कि नेचुरल नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ऐसे लिखा है था नेचुरल नंबर। मैं कहा ठीक है ऐसे लिखा है था नेचुरल नंबर। तुम्हें जानते हो नेचुरल नंबर कौन सा लिखना है, वो नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 7 से कम है। सब वो नेचुरल नंबर जो 7 से कम है, तो 7 तक का मैं इरेज कर देता हूँ तो मिल जाएगा। तो हाँ सर, वो नेचुरल नंबर 7 से कम है, वो ये वाला होगा। हाँ तो ठीक है भाई, लिख दिए, ये बात कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी चीज़, नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। अब इस कंडीशन को देखते हैं, 1 के लिए लिखते हैं तो 1, तो ऊपर 1 है तो नीचे एक ज़्यादा है, 2। 2 के लिए 2/3, 3 के लिए 3/4, 4/5, 5 के लिए 5/6 और 6 के लिए 6/7। मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखो ये जो सेट था ना, इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखी है, और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप देखो जब दोबारा हम लिख रहे हैं तो ये सेट आ जा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर ये सेट दोबारा आ रहा है, यानी
अगर मान लीजिए ये नहीं लिखा होता, केवल ये लिखा होता तो हम दोबारा ये निकाल देते। क्यों? इस प्रॉपर्टी का बस आपको यूज़ करना है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और ये निकल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम दोबारा लिखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि ये वाला सेट आ गया है ना। तो इसमें क्या है आप खुद भी देखो, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7 तक है ना। जिसको हम ऊपर वाला जो वैल्यू उससे एक ज़्यादा है नीचे वाला, तो ऊपर वाला जो वैल्यू उससे एक ज़्यादा नीचे वाला लिख दिया। फिर उसके बाद से इसमें जितने हमको नंबर्स दिख रहे हैं सब नेचुरल नंबर है, इसलिए सबको नेचुरल नंबर लिख दिया। फिर हमने देखा कि अगर ऊपर वाले को n लिए हैं तो ऊपर वाला अगर n है तो ऊपर वाले में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 6 है। तो n की वैल्यू मैक्सिमम 6 होगी, यानी n की वैल्यू 7 से कम होगी, है ना, तभी तो 6 आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 to 6 होगी। और इस तरीके से हमने एक प्रॉपर्टी बना दिया और एक प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख किया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से प्रॉपर्टी मेथड से हम चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज करके उनको रोस्टर मेथड में चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोस्टर या टेबलर मेथड। रोस्टर या टेबलर मेथड में क्या होता है? इन दिस फॉर्म सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ब्रेसेस। ब्रेसेस का यूज करके सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड आर एलिमेंट्स आर इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस बाय यूजिंग कॉमास। कॉमा का यूज करके हम करते हैं। लेकिन याद रखो पॉइंट ये है कि ये हम अभी किए हैं बहुत सारा। जैसे कि मान लें मैं लिखा 1 5 7 9√2 हो गया ये एक सेट। ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे पहले हमने शुरू किया था, ये जो तरीका रिप्रेजेंट करने का था सबसे बेसिक तरीका, इस तरीके को हम टेबलर मेथड कहते हैं या रोस्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, और कई इस तरीके से हम डिनोट करके हम बातों को और बेहतर से समझ पाते हैं, है ना। तो अगर मान लें वही आपको फिर से दोबारा वही बात अगर फिर से लिखता हूँ, अगर आपसे बोला जाता है नेचुरल नंबर के बाद, तो नेचुरल नंबर कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5 6। अगर यहीं पे आपसे कहा जाता है होल नंबर लिखो तो कैसे लिखते हो? 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सेट्स बनाते हो, है ना, ऐसे ही सेट्स बनाते हो। तो ये सारा जो मेथड है ये रोस्टर और टेबलर मेथड में आता है ना। अब हम कहेंगे डिफरेंट क्वेश्चन को, थोड़े से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके साथ आज का लेक्चर एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना रंग जैसा क्वेश्चन है। अब इसका मान लें कि इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, राइट ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स क्यू। टेबलर मेथड में करना है, किस में करना है? टेबलर मेथड से करना है। सिंपल सी बात है, बेसिक मेथड। तो इस मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम ब्रेसेस। फिर क्या कह रहा है कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स क्या होते हैं? तो वॉवेल्स होते हैं यार ए ई आई ओ यू, यही होता है ना, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, फाइन। तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, है ना, एंड which precedes o, sorry to say which precedes o। precede मतलब वो अल्फा वॉवेल्स जो कि o के पहले आते हैं। तो ABCD जो पढ़ना शुरू करते हो आप देखो पहले A आता है, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते E तक पहुंचते हो, फिर I तक पहुंचते हो, तब तो O तक पहुंचते हो, उसके बाद U तक पहुंचते हो। तो ये क्या है? which precedes o। ओ को प्रीसीड कर रहा है मतलब ओ के पहले वाले, ओ नहीं। प्रीसीड माने पहले वाले, तो ओ के पहले वाले नहीं, ओ नहीं। और वो तो यू तो उसके ओ के बाद है, तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं, और ओ भी नहीं होगा, क्योंकि हम वो वॉवेल्स लिखने वाले हैं जो कि ओ के पहले हैं। और ओ के पहले वाले जो वॉवेल्स हैं वो क्या है? ए ई आई। तो एक सेट हो गया, रोस्टर फॉर्म में आपके सामने एक सेट हो गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, इसको भी लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है? फिर से हम टेबलर मेथड देखते हैं। तो स्कूल है तो स्कूल में बस जो जो लेटर्स हैं लिख दो, SC HOOL लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ लेटर को या किसी भी एलिमेंट को हम क्या करेंगे? रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है? ये SCHOL जो भी है, इसमें पहली चीज कि
एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, मतलब आप एक ही बार लिखोगे हर एलिमेंट्स, है ना। और ये जो इसके अंदर ये है एक एक करके, इनको क्या कहते हैं, है ना। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ये इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आया। देखो इसको कहीं लिखे, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, आप देख लो। ये नंबर दिया हुआ, थोड़ा सा अलग अटपटा लग सकता है, लेकिन यार एपी में पढ़े हो 10th क्लास में, ये सब नोटेशन आपको समझ में आ रहा है। ये an है, an मतलब nth टर्म कुछ भी है ना, an है, ठीक है। तो ये नंबर्स लिखने हैं, कैसे लिखेंगे, तो इसमें दिया है a1 a2 1 है ना, a1 a2 1 है, तो a1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, a2 a1 के बराबर है तो ये भी 1 है, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मूला दिया है an+2 इक्वल टू an+1 प्लस an। आपको ये लेंदी लग सकता है, अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो तो शायद बहुत कम लेंदी लगेगा या कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान सा लगेगा। तो आप सोचो यहाँ n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा a1, तो n की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 + 1 2, यहाँ क्या हो गया a2, और ये 1 + 2 ये क्या हो गया a3। समझ में आया कि नहीं, यानी a3 क्या है, a2 + a1 है, a2 कितना है 1 और a1 कितना है 1 यानी 2, यानी a3 की वैल्यू क्या होगी 2। चलो तो a4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी फॉर्मूले में आता है, देखो इसी से फॉर्मूला से लेंगे, a4 करना है ना, तो a4 करना है कि यहाँ n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 2 रखनी है, हाँ। तो यहाँ क्या होगा a2 + 1 3 और ये क्या हो गया a2, या ऐसे देखो यार आपको पैटर्न दिख रहा होगा, तो 2 + 2 यानी n की वैल्यू 2 रखा था तो ये हो गया 4, तो 4 है तो ये 3 है 2 है, देखो पैटर्न यहाँ पे देखो n + 2 n + 1 n वेक्टर क्रम लिखा हुआ है। a3 कितना है भाई, इसमें a3 हमने निकाला है 2 और a2 कितना है 1 यानी 3, यानी a4 की वैल्यू क्या होगी 3, a5 की वैल्यू क्या होगी, a5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ जाओ यार a5 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो यहाँ a5 हो गया, या क्रम तुम्हें दिख क्या होगा, ये 5 है तो ये a4 और ये क्या है a3, a4 कितना है 3 और a3 कितना है 2, यानी ये हो गया 5, यानी a5 की वैल्यू 5। a6 की वैल्यू देखते हैं, तो फिर से आते हैं a6 पे, अगर यहाँ a6 लिखेंगे तो ये क्या होगा a5 और ये होगा a4। पैटर्न तुम्हें दिख क्या होगा, शुरू में मैंने आराम से लिखा था समझा के, लेकिन तुम्हें पैटर्न दिख क्या होगा कि हम जब लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा ही क्रम बन रहा है, तो बस उस क्रम में करना शुरू करो यार, आगे बढ़ना है बात। तो अब a5 की वैल्यू कितनी है 5 और a4 की वैल्यू कितनी है 3 यानी 8, ठीक है। अब तो हम पूरा सीरीज लिख लेंगे, तो कहीं नहीं इस फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर लिखना सीख गए, 8 लिख देते हैं, इसको बंद करते हैं। हमें ये ध्यान रहे कि हमने इसका ही यूज किया था, ठीक है, तो इसका भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया भाई, देखो ये दोनों तो हमने इसका यूज़ करके लिखा, फिर फॉर्मूले का यूज़ करके आगे कुछ नंबर्स लिखा, फॉर्मूले ने ये समझा दिया कि पहले 2 नंबर्स को जोड़ो तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज को लिखते हैं 1 1 तीसरा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, देखो 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 5 8 8 5 13 13 5 21, या तुम ऐसे लिख सकते हो, पैटर्न देख लो, लिख सकते हो, पैटर्न दिख गया, लिख सकते हो, इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, इनफाइनाइट तक मुझे लिखना नहीं है, बस बता दिया चला जाएगा ये ऐसे। इसको जब ब्रेसेस में डाल दोगे, है ना, जब इसको ब्रेसेस में डाल दोगे तो क्या होगा समझो, ये वही होगा जो कर रहे थे, और किसके लिए कर रहे थे इनको हम हटाते हैं क्लिक करके, है ना। ये जो हमने निकाले थे सारे वैल्यूज को, ये जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी, ये एक जो मेथड है, ये मेथड प्रॉपर्टी मेथड है, तो प्रॉपर्टी मेथड में चीज़ें लिखी गई थी, इसको चेंज करके तुमने किस मेथड में लिखा, टैबुलर मेथड में, यानी इसी को तुमने टैबुलर मेथड में लिखी है, यानी ये वाला इसको डिनोट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
एक ही सेट, दोनों का दोनों सेट एक ही है, अलग अलग तरीके से लिखा गया, लिखा गया ना अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये रोस्टर मेथड है ना। और ये वाला कौन सा मेथड है, ये प्रॉपर्टी का यूज करके लिखा गया, इसकी प्रॉपर्टी बस लिख दी गई है कि इसको हम कौन सा मेथड कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड। ये किस मेथड से लिखा गया, सेट बिल्डर मेथड। और ये कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड या टैबलर मेथड। तो भाई ये दो तरीके का यूज करके सेट को हम डिनोट करते हैं। जनरल तौर पे तुम्हें सवाल में हमेशा सेट बिल्डर ये चीज़ें लिख के आती हैं, लेकिन इसको देखने में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार इसी नंबर को ये ऐसे लिख रहा है, तो ही कहीं कि होगा, है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, समझाएंगे सवाल के साथ। तो आज हमारे सामने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि हमने कहीं ना कहीं दो मेथड सीख लिया हमने कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हमने सीखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। लेकिन अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि सेट्स ओवरऑल कितने टाइप के होते हैं। तो हम सेट्स के टाइप्स लिखे हुए हैं, नल और एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, इसमें इनफाइनाइट होंगे, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट और सुपर सेट्स। ये 7 टाइप्स के सेट्स होते हैं जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर एलिमेंट ना हो। एलिमेंट ना हो मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए 4, 5, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें से एलिमेंट हटा दो, खाली कर दो, अगर वेकेंट कर दिए तो ये ब्रेसेस जो शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं क्या, एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे शो कर सकते हैं, इट शोज दैट किसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ना। मतलब इसके अंदर, अब कहने का मतलब कि ये दिया है 4, 5, तो ये 4 और 5 क्या है, यही एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 5 आर एलिमेंट्स। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर है। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, माइंड इट। लेकिन अगर कहीं न कहीं किसी ने लिख दिया कि ये बताओ कि मैंने ऐसा लिख दिया, तो देखो यार ये एम्प्टी सेट है, तुमने 5 लिखा तब ये 5 एम्प्टी सेट नहीं रह गया, माइंड इट, ये एम्प्टी सेट अभी नहीं है, ये 5 कहीं न कहीं एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। अब क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, वो ये एलिमेंट है जो कि इन दो ब्रेसेस के अंदर आ गया। ये एक सिंबल है, एक एलिमेंट है, और जब ये एलिमेंट दोनों ब्रेसेस के अंदर आ गया तो ये जो टोटल सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे। अब ये कहीं न कहीं एक इसमें एलिमेंट आ गया है तो सिंगलेटन की कैटेगरी में आएगा। लेट अस, मतलब कुछ देर में हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब अब ये एम्प्टी सेट नहीं रह गया, दो ब्रेसेस के अंदर कोई भी सिंबल बन गया। मतलब आप समझो ऐसे कि अगर मान लो यहाँ गाय बनी है ना, गाय, आई एम नॉट गोइंग टू मेक, इफ आई राइट काउ हियर, तो इट इज एलिमेंट, इसका मतलब इस सेट के इसके इस ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट आ गया। हाँ, अगर कहीं कि यहाँ पे मैंगो का फिगर बना हुआ है ना, मैंगो का फिगर बना हुआ है, इसका मतलब इस ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट आ गया। उसी तरह ब्रेसेस के अंदर अगर तुमने 5 लिख दिया तो एक एलिमेंट हो गया। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। 5 एक्चुअली डिनोट करता है, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 का मतलब होता है ये, बस ये होता है 5 का मतलब, माइंडेड ना। अगर ब्रेसेस के अंदर 5 चला गया तो इट इज काउंटेड एज ओनली सिंबल, है ना। कुछ और तरीके से समझते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है। यहाँ पे देखो, x इज ए नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर है। फटाफट नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं यार, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हम तो जानते हैं, कर लेंगे। तो फिर देखा जाए x इज ए नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर काउंट कर लिया। एंड x इज बिटवीन 5 एंड 6, x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में है। अच्छा ऐसा है क्या, तो 5 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है भाई, यार 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि भैया आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 5 और 6 के बीच नेचुरल नंबर कहाँ आएगा। और कहता 4 और 6 तो 5 आ जाता, 5 और 6 के बीच नेचुरल नंबर कहाँ है। तो फिर कहेंगे ये तो खाली वाली बात कर रहा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। एंड वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ पे बात करते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x रियल नंबर है ना। रियल नंबर मतलब x रियल नंबर को डिनोट करता है।
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो यहाँ देखो कि मान लें अगर मेरे पास -2 है और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यानी 2 बार गुना, 2 बार मल्टीप्लिकेशन, इट कम्स टू 4। अब प्लस लेते हैं तो भी इट कम्स टू बी 4। -100 इंटू -100 लेते हैं, स्क्वायर ही नहीं होता है, उसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो यार ये फिर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जा रही है। तो व्हाट इज स्पेशल थिंग, हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी का भी स्क्वायर करो या पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, यानी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे, यहाँ -2 का हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब प्लस माइनस वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस वैल्यू का तो पॉजिटिव आता ही है। तो यार माइनस का भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी स्क्वायर सबका पॉजिटिव आ रहा है। तो सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यार जब सब पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकता है? तो पॉइंट ये कि किसी का भी अगर माइनस वाले को ले रहे हो और स्क्वायर कर रहे हो तो प्लस आ जा रहा है, और प्लस वाले का तो प्लस आ ही रहा है। तो कहने का मतलब कि दोनों केस में पॉजिटिव जब स्क्वायर आ रहा है तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ऐसा कोई भी रियल नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई भी रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब एम्प्टी सेट के एग्जांपल आप समझ रहे हो किस तरह से प्रॉपर्टी बेस्ड हमने कहीं ना कहीं एग्जांपल दूसरे देखे। तीसरा देखते हैं, x इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। यार सोचो कि अगर मैं 2 पैरेलल लाइन खींच दूं तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट मिलने वाला है क्या? भाई अगर 2 ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन से तो एक कॉमन पॉइंट मिल गया कि नहीं? क्या इसमें कभी मिलेगा? तो ये कभी एक दूसरे को टच करेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट मिलेगा कैसे? जब टच किए नहीं, कॉमन पॉइंट मिला नहीं, तो कहने का मतलब कि ऐसी 2 पैरेलल लाइंस, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं तो कभी उनका कॉमन पॉइंट्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कभी टच ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो कह रहा है कि वही कॉमन पॉइंट्स लेना है। तो भाई पॉइंट ये है कि ऐसे कोई कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइन का संभव ही नहीं है, यानी वो होते ही नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब है दूसरा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन किससे बना है? सिंगल से, यानी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था 5 क्या है? एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था ना, 5 एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 सिंबल को डाल दिया ब्रेसेस के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगलेटन सेट, ठीक है। तो 5 हो गया भैया सिंगलेटन सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया है ना, ठीक है ना। तो सिंगलेटन सेट और एम्प्टी सेट में डिफरेंस कहीं कहीं पे आपको जरूर समझ में आना चाहिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, लेट अस सी व्हाट आर प्राइम नंबर। तो कुछ प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं। यार पहले वाले को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और इस सेट को लिखने की कोशिश करते हैं। प्राइम नंबर्स लिखा जाएगा तो पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे करके प्राइम नंबर्स होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह कह रहा है ये इवन प्राइम नंबर, यानी वो प्राइम नंबर जो कि इवन है। तो यार प्राइम नंबर तो वही होता है जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। तो ये तो भाई किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन प्राइम नंबर में 2 भी काउंट होता है, क्योंकि सबसे स्मॉल प्राइम नंबर ही होता है। क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि वो नंबर जो कि 2 मतलब सेल्फ या 1 से डिवाइड हो, लेकिन उसके अलावा किसी से ना डिवाइड हो। तो यार 2 क्या है? सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, इसलिए प्राइम नंबर में काउंट होता है। तो प्राइम नंबर में काउंट होता है तो इसके बाद क्या और कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर ही वो है जो कि किसी से डिविजिबल ना हो। तो ऐसे केस में क्या है कि इवन नंबर तो केवल एक ही है। प्राइम नंबर में इवन नंबर केवल एक ही है। तो अगर ये कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी वो प्राइम नंबर जो इवन है तो वो हो सकता है केवल 2। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने इस सेट को यहाँ समझ के लिखा भी तो एक्चुअली ये या ये दोनों में से कोई बात कर दे, कहीं कि मैंने ये लिख दिया काउ, मैंने काउ लिखा गाय,
तो मैंने जो ही अंदर लिख दिया तो ये एक एलिमेंट दे दिया भाई। अच्छा, इसमें आप सोच रहे हो कि इसमें 3 लेटर हैं, नहीं, आप ऐसे सोचो, काउ, ऑक्स, मैंने लिखा 2, मैंने कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट किया, अब इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कितना है, 1 एलिमेंट है, ये बात भी समझो। दिस पोर्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कॉमा से मैंने सेपरेट किया, दैट शोज कि अगर एक कॉमा लग गया इसमें मतलब 2 एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इवन प्राइम नंबर्स एक ही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने ऐसा सेट लिखा तो ये सेट क्या है, सिंगलेटन सेट है। और कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो सेकेंड वाली बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है भाई, बच्चा काउंटिंग जहाँ से शुरू करता है वही नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें कहीं ना कहीं लेस देन 2, तो 2 से कम जो नंबर है नेचुरल नंबर, तो एक ही बच रहा है ना भाई, तो वही उस सेट को लिखेंगे तो कौन सा आएगा, केवल 1 ही आएगा, है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, है ना। हम ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ वॉवेल प्रीसीडिंग ई, ऐसा मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो यार फटाफट इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट्स फटाफट आप लिख दोगे, तो लिखते हो AEIOU, ये कहीं, ये सेट किसका है, ये सेट है वॉवेल्स का, ये सेट किसका है, अगर इस सेट को हम कहेंगे तो दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, लेकिन ये वॉवेल्स का सेट मांगा है, लेकिन किसका मांगा है, प्रीसीडिंग ई, प्रीसीडिंग ई मतलब ई के पहले वाला केवल सेट चाहिए, ई के बाद वाला नहीं चाहिए। तो प्रीसीडिंग ई करेंगे तो क्या है, ई के पहले वाला केवल एक ही सेट आ रहा है, वो ये है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये जो सेट आपको दे रहा है वो सेट कौन सा है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट एक दिख रहा है उसे सिंगलेटन सेट कहोगे, और आपको एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें कि नल एम्प्टी सेट कर लिए, सिंगलेटन सेट कर लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देखते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को तो पहले तो एक साथ लिखते हैं, तो दोनों सेट एक दूसरे के भाई बहन कुछ हो सकते हैं, सेम है, इनको समझने के लिए एक दूसरे को साथ में लिखो। तो कहीं ना कहीं मैं नेचुरल नंबर कहता हूँ ना, अभी यार थोड़ा सा हम आते हैं टेक्निकल हो जाते हैं धीरे धीरे। तो नेचुरल नंबर में मैं कहता हूँ तो क्या कहता हूँ, 1 2 3 4 5 6, भाई मैंने n लिख दिया तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये ABC लिखना बंद करें, है ना, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये होता है, ठीक है। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं कहूँगा कि कोई भी सेट लिया है, जैसे कि कोई सेट मैंने लिया है जैसे A, ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, आप कह सकते हो x इज सच दैट x इज इवन नंबर। तो यार इवन नंबर है तो इसका मतलब ये सेट क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8, है ना, 10, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला, लेकिन इन्हीं दोनों सेट पे मैं रेस्ट्रिक्शन दे देता हूँ। कैसे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक लिख रहा हूँ B सेट, इस B सेट की खासियत क्या है कि x ऐसा है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने कांस्टेंट डाल दिया, मतलब उनके नंबर को फिक्स कर दिया। फिक्स क्या किया, तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, खुद देखो, अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा, ये तो इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7, यानी यार आप 7 तक की बात को खत्म करो, यानी ये सेट बस इतना ही, ये सेट बस इतना ही है। और कितना सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो ये जो एलिमेंट्स की काउंटिंग है इसी को हम इसका क्या कहते हैं, ऑर्डर। यार ऑर्डर किसका लिखने का मतलब है, अगर फाइनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर लिखने का मतलब यही है कि उसमें एलिमेंट की संख्या काउंट करो, लिख दो, हो गया ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर ऑफ द सेट। तो इस सेट का जो ऑर्डर है क्या है, 6।
तो चलो दूसरा ऑर्डर देखते हैं, मान लो सी लिखते हैं। अब इनको हम देखते हैं, इवन नंबर्स की बात कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि x इज सच दैट, है ना, x इज इवन नंबर, हमने ये भी लिखा। एंड फिर इसके अलावा और क्या है, x इज इवन नंबर, और क्या होना है, तो एक और इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, x इज लेस देन 10, हमने लिख दिया। जब ये लिखा तो अब ये क्या दे रहा है, प्लीज माइंड इट, यहाँ पे देखो इवन नंबर है तो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं x इज लेस देन 10, तो 10 तक का तो भाई इरेज कर दो, ये तो बस इतना ही कह रहा है ना। अगर इतना ही कह रहा है तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट है। अच्छा दूसरी चीज, फाइनाइट तो है लेकिन कितने एलिमेंट्स हैं, 4। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। यार फाइनाइट सेट भी आपने समझ लिया, उसका ऑर्डर निकालना भी समझ लिया, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है इसका आइडिया आपको लग चुका है। ऐसे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल इनफाइनाइट क्यू हियर, है ना, तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर उसी में आता है, इंटीजर भी उसी में आता है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट होता है। ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट होता है। और ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, ये सेट है अपने में, है ना, ये सेट आप पढ़ चुके हो, कब, 10th में पढ़ चुके हो, सारे सेट्स पढ़ चुके हो, बस उसको टेक्निकल डेफिनेशन हम दिए जा रहे हैं, है ना। भाई कहेंगे फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट हमने अभी डिस्कस किया, फाइनाइट सेट के साथ ऑर्डर ऑफ सेट हमने डिस्कस किया था, आप समझ चुके होंगे कि अगर कहेंगे हमारे पास सेट दिया है 4 5 7 9 10 ऐसा सेट लिख दिया है, ये एक सेट है, सेट लिख दिया यार, सेट लिख दिया तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 5, है ना। अब मान लें ये कौन सा सेट है, सेट ए। भाई सेट को मैंने बताया था कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमने ए लिख दिया, यार आप एस लिख दो, तो आप कहोगे सर हमेशा ए से ही कर रहे हैं, एस लिख दिया। तो एक सेट है, सेट में सेट का ऑर्डर क्या है, 5। इसको हम ऑर्डर 5 है इसका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एस, यानी ऑर्डर ऑफ सेट एस इज 5। या हम लिख सकते हैं ओ एस, यानी ऑर्डर ऑफ सेट एस इज 5। या जो कि हम जनरल तौर पे अब लिखते हैं, आप ये नहीं लिखते हो, ये यूज करते हो, यहाँ पे अगर एस है ना, आप लिख सकोगे ऑर्डर ऑफ सेट एस दैट इज रिटन एस दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा ये जो ऑर्डर ऑफ सेट 5 लिख रहे हैं ये क्या है, इसको हम एक और वर्ड देते हैं कार्डिनल नंबर। अब आपके पेपर में आ जाता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, तो क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो कितना है, एलिमेंट को काउंट करो बता दो, है ना। तो पूछ सकता है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 3 4 7 9 10 11। तो ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है, ठीक है ना, इस सेट में क्या ऑर्डर है, पूछ रहा है, एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज 7। ये केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पूछता है, ठीक है। इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 सेट्स इक्वल कहे जाएंगे कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी and every element of B is element of A। मतलब यार अगर इक्वल सेट में लिखूंगा तो आप कहोगे हाँ यही है, हाँ इक्वल सेट है, ठीक है। तो आप सोचो अगर मान ले लिखा है 1 2 और दूसरा सेट लिखा है 1 2 3, तो आप देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं, है ना, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। तो अगर मैं इसे A लेता हूँ और इसे B लेता हूँ तो A के सारे एलिमेंट B में है ना। तो कहने का मतलब कि चलो ईच एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ B इज एलिमेंट ऑफ A,
यानी बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाने चाहिए। तो बी में 1 2 ए में है और बी का 3 ए में नहीं है, यानी ये इक्वल सेट नहीं हुए। इक्वल सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को हटाओ। अब आप देख रहे होगे ना कि कहीं ना कहीं जो मैं ये लिख रहा हूँ तो कह रहे हो हाँ यार ये इक्वल तो है, मतलब लॉजिकली आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे कैसे समझाया जाता है माइंड इट, क्योंकि इस पे जब हम सबसेट को समझेंगे तो हम और फिर से इसे डिफाइन करेंगे। तो 1 2 1 2 और इक्वल सेट थे, कैसे डिफाइन करना होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज सेट एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। जब ये दोनों बातें एक साथ कहते हो तब जाके वो दोनों इक्वल प्रूफ होते हैं। तो इस पर सवाल बन सकता है, जैसे कि मैंने ये ऐसे लिखा x, 2 और b है 5, y है ना, एंड a इक्वल टू b। मैंने कहा दोनों सेट इक्वल है, देन फाइंड x एंड y। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे, यार ये कहा है कि हर एलिमेंट इक्वल है, तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, तो अगर कहीं कि हर एलिमेंट इक्वल है तो आप देखो कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ये तो ऑर्डर में चलता है भाई। यहाँ पे आप देखो इक्विवेलेंट सेट की बात करी जाएगी। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर दो सेट्स ए और बी है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। ऑर्डर सेम मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। जैसे कि मैं एक लिखता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, अब मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसा हमने लिखा। तो यहाँ से अगर ये ए है ना, ठीक है, और जो b है 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो आपसे पूछूंगा कि na कितना है, तो कितना है 5, nb कितना है तो 5, भाई इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या 5 है, तो इसका मतलब na इक्वल टू nb और कितना है 5 है। तो अगर na nb बराबर है, इसका मतलब ये दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए ना। तो समझो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हम देख लिए इन टू फाइनाइट सेट्स, माइंड इट, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। सबसेट्स एंड सुपरसेट्स हैं इसके बाद से, यानी इक्वल सेट्स कर लिए, इक्विवेलेंट सेट कर लिए। अब हम करने वाले हैं सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। सबसेट्स एंड सुपरसेट्स में देखिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, माइंड इट, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। जब भी आप किसी चीज को फाइंड आउट करते हो, डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार मैंने डिनोट किया था, आपको इंडिकेट किया था, उसका ध्यान रखना है ना। अब दूसरी बार इंडिकेट कर रहा हूँ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि मान ले ए ऐसा हो जाए और बी ऐसा हो जाए, इसमें हम कंपेयर नहीं करने वाले हैं। कंडीशन ये है कि नॉन एम्प्टी सेट दोनों है। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाए, ये कब हो सकता है, तो देखो 1 2, यहाँ 1 2 3, अब देखो 1 2 इसमें है कि नहीं। अगर ये a है और ये b है, तो 1 2 a के सारे एलिमेंट b में है कि नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं b का ये सबसेट कहा जाएगा, b का ये सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। एंड b इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ a, और b क्या कहा जाएगा, b को a का सुपरसेट कहा जाएगा। यानी इसमें a क्या है, a सबसेट है और b क्या है, सुपरसेट है। समझने वाली बात है कि यार इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें जितने एलिमेंट है सब इसमें है। तो पहले तो ये इसका सबसेट हुआ। अब भाई इसका सबसेट है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है ना। मतलब अब इसमें इसको इसमें कहा जा रहा है कि ये इसका सुपरसेट हुआ,
ठीक है ना, ये इसका सुपर सेट हुआ। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आने लगती है ना। इसको डिनोट कैसे किया जाता है उसको हम दिखा रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा डिनोट करता है। इट इज डिनोटेड लाइक दिस एंड इट इज आल्सो डिनोटेड लाइक दिस, ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के अंदर जो भी मतलब ए की औकात है बी से कम है ना, ऐसा समझो। मान लें कि 2 4 6 8 हमने लिखा, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। तो ये मान लें ये सेट बी है, ये क्या है बी, और ये क्या है सेट ए। तो 2 4 6 8 ए में है, इसमें क्या है 2 4 6 8 है, क्लियर। तो इन दोनों सुपर कौन है, सुपर यही बना। अरे सीधी सी बात समझो, सुपर तो यही बना। तो बी क्या हो गया सुपर सेट, ए क्या हो गया इसका सबसेट हुआ ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वही छोटा है, ए छोटा है तो वी राइट लाइक दिस, मतलब यहाँ पे रास्ते बंद होते हैं, और बी ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट